कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी कोई नई स्कीम। पीएम गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत की योजनाएं जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का दिया वक्त, कहा राज्य इनके लिए रोजगार का इंतजाम करे। केंद्र ने बताया 1 करोड़ लोगों को घरों तक पहुंचा दिया गया है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और विधायक का इस्तीफे का झटका, 3 महीने में 8 विधायक दे चुके हैं इस्तीफा। गुजरात में कांग्रेस का गणित बिगड़ गया। और सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता से पहले भारत ने वैश्विक व्यवस्था के लिए दिया 5S मंत्र, दावेदारी पक्की करने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर ने विजन दस्तावेज जारी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। जाहिर सी बात है कि इससे निपटने के लिए सरकार हर दिन नए नए नियम लागू कर रही है, नए नए उपाय लगा रही है, लेकिन फिर भी कोई राह नजर नहीं आ रही है। नए उपाय के रूप में, नए तरीके के रूप में इकोनॉमी जो घुटनों पर आई है उससे बचाने के लिए, इससे उबरने के लिए, जैसा कि ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है, लेकिन केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। देशबंदी के कारण राजस्व को हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई योजनाओं पर फिलहाल रोक लगाने का निर्णय किया है। इससे कितना असर पड़ेगा हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था पर और देश के विकास दर को, क्या इससे झटका लगेगा, हम आपके सामने आज ये बड़ी खबर रखेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार को रिसर्च और डेवलपमेंट की सुविधा को बढ़ाना होगा और ये जो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है वो बिल्कुल हवाई घोषणा है और इसके पीछे की कोई तैयारी अभी तक नहीं दिख रही है। क्या वाकई आत्मनिर्भर भाव एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकला हुआ एक जुमला बनकर रह जाएगा, जैसा कि अच्छे दिन आएंगे इसका जुमला एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, जिसे अमित शाह ने कहा था कि वो एक चुनावी जुमला था। लेकिन आत्मनिर्भर भाव क्या वाकई महज एक जुमला है या फिर आने वाले वक्त में हम तस्वीर को बदलते देखेंगे? हम आपको सामने ये पूरी रिपोर्ट रखेंगे। उधर आपको ये बता दें कि लॉकडाउन जब से हुआ है तब से ये कोशिश ये चल रही थी कि कोरोना को हम कंट्रोल में कर ले, लेकिन कोरोना किसी तरह से कंट्रोल में नहीं हो रहा और अब वो आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। भारत में कोरोना वायरस के शुरुआती मामले विदेश से लौटे लोग या उनके संपर्क के लोग थे, लेकिन अब ये मामला कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गया है। शहरी इलाकों में ये लोग जब आए तो अब शहरों के मुकाबले जो पूरा प्रकोप है गाँवों में ज़्यादा दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा असर जो है वो प्रवासी मजदूरों पर दिखा और प्रवासी मजदूर करियर बने और वो जब गांव तक पहुंचे तो वहां पर ये और तेज़ी से फैला। इस बात का अंदेशा पहले से ही था, लेकिन इसमें ये कहा जा सकता है कि शायद हमारे तमाम व्यवस्थाओं को इसको समझने में वक्त लगा और आज ये हालत है कि कोरोना पूरे देश में फैल गया है। तो हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना के प्रसार के पीछे कौन सी ऐसी कमियां रहीं, कौन से ऐसे फैसले रहे जो कि इसके प्रसार को रोक पाने में अक्षम साबित हुए, ये भी दिखाएंगे। और इस बीच हम आपको ये भी बताएंगे कि सरकारी उपेक्षा का शिकार श्रमिक क्यों हो रहे हैं और जब वो जाने अनजाने गाँव तक पहुँचे भी हैं, किसी तरह से पहुँचे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उन्हें कोई मदद क्यों नहीं मिल रही। तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जाकर मज़दूरों की हालत माया मिली न राम वाली जैसी है और खाई में एक तरह से वो अटक से गए हैं। उधर केंद्र और राज्य सरकारों का ये मानना है कि कहीं न कहीं पूरे मामले को संभालने में, पूरे हालात को संभालने में गलती हुई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य को आदेश दे दिया है कि 15 दिन में सभी प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचा दिया जाए। देश भर के प्राइवेट अस्पतालों और चैरिटेबल अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के फ्री या कम कीमत में इलाज की याचिका पर
केंद्र ने अपना जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हम आपके सामने ये रखेंगे। उधर केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके कहा कि उसके पास निजी या धर्मार्थ अस्पतालों में कोरोना रोगियों को मुफ्त इलाज देने के लिए कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसे में अब अदालत की भूमिका बढ़ जाती है। अदालत किस तरह से इन सब चीज़ों को लेगी हम आपके सामने ये रखेंगे। उधर गुजरात की यदि बात करें, क्योंकि तमाम हालात तो हैं, अर्थव्यवस्था हमारी ख़राब हो रही है, पूरे देश में स्वास्थ्य की समस्या मुंह बाए खड़ी है, कोरोना की महामारी हमें रोज़ इस तरह से मार रही है जैसे कि हम आदमी नहीं हैं, बिल्कुल एक कीड़े मकोड़े की तरह से हो गए हैं, अक्षम, निर्बल। लेकिन इसी बीच सियासत अपने जोरों पर है। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव से पहले सियासी ड्रामा खूब हो रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। गुरुवार को 2 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद अब एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी पर इसका पूरा असर आज हम जांचने की कोशिश इस कार्यक्रम में करेंगे। इन तमाम खबरों के बीच देश और दुनिया की तमाम खबरें भी आपके सामने होंगी। और दुनिया की जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका के हालात की जानकारी आपके सामने रखेंगे। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद भड़की हिंसा को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के बीच कैसे ठन गई है। दोनों ही लगातार लड़ रहे हैं। रक्षा मंत्री एस्पर ने सड़कों पर प्रदर्शनों को दबाने के लिए सेना का पूरी तरह से इस्तेमाल करने की ट्रंप की चेतावनियों से कैसे दूरी बना ली है और एस्पर ने क्या कहा है हम आपको ये भी बताएंगे। और इसका क्या असर पड़ने वाला है पूरे अमेरिका पर, ये समझाने की कोशिश करेंगे। उधर आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इस पर एक खास रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखेंगे और एक और सितारे को ऐसे याद करेंगे जो हमारे दिलों के लिए बेहद ख़ास है, हमारे दिलों का एक तरह से धड़कनों में बसा हुआ है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। एक तरह से एक ऐसे कगार पर पहुंचा दिया है जहां पूरे देश को अब कोई विकल्प ही नहीं दिख रहा। इकोनॉमी घुटनों पर है और ऐसा लगने लगा है कि इसे उबरने में हमें काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। देशबंदी के कारण राजस्व को हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई योजनाओं पर फिलहाल रोक लगाने का निर्णय किया है। 21 मार्च 2021 तक सरकार किसी भी नई योजना में पैसा नहीं खर्च करेगी, ऐसा सरकार ने ऐलान कर दिया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी काफी लड़खड़ाई हुई है। इसकी वजह से राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है, केंद्र सरकार का खर्च भी बढ़ा है। मुश्किल हालात का असर अब मोदी सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी पड़ेगा। कोरोना की लड़ाई में आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया है। ये रोक उन योजनाओं पर होगी जो स्वीकृत या मूल्यांकन श्रेणी में है। आदेश उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिनके लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। सरकार की कमाई कम होने का असर तमाम योजनाओं पर दिखाई देगा। हालांकि आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर कोई रोक नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि विभिन्न मंत्रालय नई योजनाओं की शुरुआत न करें और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया, कोरोना महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों पर अभूतपूर्व मांग है और बदलती प्राथमिकताओं के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। 500 करोड़ रुपए से ऊपर की स्थायी वित्त समिति प्रस्ताव सहित वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहले से ही स्वीकृत या अनुमोदित नई योजनाओं की शुरुआत 1 वर्ष तक निलंबित रहेगी। कोरोना संकट के कारण वित्त मंत्रालय ने ये अहम फैसला लिया है क्योंकि सरकार के पास राजस्व कम आ रहा है। लेखा महानियंत्रक के पास उपलब्ध रिपोर्ट से पता चलता है कि अप्रैल 2020 के दौरान 27,548 करोड़ रुपए राजस्व मिला, जो बजट अनुमान का 1.2% था, जबकि सरकार ने 3,07,000 करोड़ खर्च किया, जो बजट अनुमान का 10% था। ब्यूरो रिपोर्ट।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत पर कांग्रेस ने अब तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार को यूनिवर्सिटी स्तर पर रिसर्च और डेवलपमेंट की सुविधा को बढ़ाना होगा, जिसकी तैयारी अभी तक नहीं दिख रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट खर्च जीडीपी का महज 0.7% है, जबकि इजराइल में 4.6%, कोरिया में 4.5%, जर्मनी में 3% और फ्रांस में 2.2% खर्च रिसर्च और डेवलपमेंट पर किया जाता है। सिब्बल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और कुछ नहीं बल्कि खुद को धोखा है। ये एक और नया जुमला है। और इन सभी सियासत के बीच, इन तमाम अच्छी बुरी खबरों के बीच हम आपको ये भी बताएं कि कोरोना लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी पर वाकई इतना बुरा असर पड़ा है जिसे संभलने में अभी सालों लगेंगे। सरकारों के कामकाज में भी इसका असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। विकास कार्यों और योजनाओं से पीछे हटने की वजह राजस्व में भारी कमी का होना है, यानी सरकार को उम्मीद से कम कमाई हुई है। इसकी बड़ी वजह विकास की रफ्तार का थम जाना है। लॉकडाउन की वजह से औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ रही हैं और उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं। इसके कारण अर्थव्यवस्था पटरी से पूरी तरह से उतर गई है। अब लॉकडाउन खत्म होने की कगार पर है, लेकिन कोरोना संक्रमण ऐसे बढ़ता जा रहा है कि इसे रोकने में भी सरकार अब नाकाम दिख रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को लेकर चुनौतियां कम होती नजर नहीं आ रही। पीएम मोदी देशव्यापी तालाबंदी को लेकर देश को तैयार करने का श्रेय ले सकते हैं, लेकिन उनके असली कौशल और नेतृत्व की पहचान उन तरीकों से होगी जिनके सहारे वो चरणबद्ध तरीके से आर्थिक बंदी से बाहर निकल आने में कामयाब होंगे। ये देश की लगभग आधी से अधिक आबादी को निकट भविष्य में सामने आने वाली गरीबी और बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से बचाने के बारे में है। शासन प्रशासन के लिए आज की तारीख में यही सबसे बड़ी चुनौती है। लॉकडाउन का असर देश की जीडीपी में देखने को मिला। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 11 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। 2019-20 में जीडीपी विकास दर गिरकर पिछले साल के 6.1% के मुकाबले 4.2% रह गई है, जो 2014 में मोदी सरकार के सत्ता आने के बाद सबसे कम है। 2019-20 की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च में तो जीडीपी की रफ्तार गिरकर सिर्फ 3.1% ही रह गई। टोटल लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर में है। करोड़ों नौकरियों पर असर पड़ रहा है, तो वहीं छोटे बड़े उद्योग धंधों का घाटा हुआ है। खेती किसानी जैसे रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में भी नुकसान देखा गया। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को यह आभास हो चुका है कि वर्तमान संकट इतना बड़ा है कि इसे संभालना केवल कुछ लोगों के बस का नहीं होगा। इसके लिए व्यापक और निर्णायक तैयारियां भी करनी होगी। यही वजह है कि करीब 11 करोड़ रोजगार देने वाले और देश में निर्यात में करीब 30% हिस्सेदारी रखने वाले एमएसएमई सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। 55 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़ी और लोक लुभावन घोषणाएं हुई। इंडस्ट्रीज के लिए भी राहत भरे फैसले किए गए। हालांकि कुछ ही महीनों में कोरोना लॉकडाउन के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। उसके बाद सरकार के सामने चुनौती और बड़ी हो गई है। पूर्ण लॉकडाउन के दौरान देश में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहीं। कल कारखानों के चक्के थम गए। नतीजा ये हुआ कि प्रोडक्शन, सप्लाई, लेबर सब पर इसका असर पड़ा। अरबों रुपयों का जो आर्थिक नुकसान हुआ वो अलग। 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स अप्रैल 2020 में अप्रैल 2019 के मुकाबले 38.1% गिरा। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल 2020 में कोयला, स्टील और सीमेंट के प्रोडक्शन में भारी गिरावट हुई। अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि रिजर्व बैंक ने पहली बार कहा है कि 2020-21 में देश की आर्थिक विकास दर नेगेटिव रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच जिसका डर था वो अब हकीकत बनने लगा है। जिसको रोकने के लिए लॉकडाउन हुआ, पूरे देश ने तमाम तरह के दुख झेले। अभी तक अर्थव्यवस्था ऐसी हिली है कि संभलने का नाम नहीं ले रही है।
तमाम लोगों के हाथों से रोज़गार चला गया, लेकिन वही कोरोना अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रखा था कि ताकि कोरोना पर किसी तरह से काबू पाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। भारत में कोरोना वायरस के शुरुआती मामले विदेश से लौटे लोग या उनके संपर्क के लोग थे। ज़्यादातर मामले शहरी इलाकों में आए, लेकिन अब शहरों के मुकाबले प्रकोप गांवों में ज़्यादा बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा कैरियर बने प्रवासी मजदूर, जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घर लौटे। सरकारी उपेक्षा का शिकार हुए ये श्रमिक जाने अनजाने गांवों तक उस कोरोना को लेकर पहुंच गए, जिसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी, जिसके रोकने के नाम पर हर तरह की पाबंदी लगाई जा रही थी। केंद्र और राज्य सरकारों का ये मानना है कि कहीं न कहीं गलती तो हो गई है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। हवाई रास्ते से देश में आया कोरोना अब पैदल पैदल हिंदुस्तान के गांव-गांव तक पहुंचने लगा है और इस संक्रमण के कैरियर बन रहे हैं प्रवासी मजदूर। इसे श्रमिकों की मजबूरी कहिए या सरकारों की बदइंतजामी, लेकिन पलायन सिर्फ रोजगार नहीं छीन रहा, बल्कि गांव देहात में कोरोना महामारी भी फैला रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में आतंक मचाने के बाद अब कोरोना वायरस कई राज्यों के छोटे छोटे जिलों और गांव में खौफ पैदा कर रहा है। खबरों के अनुसार प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के बाद देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 30 से 80% तक मरीजों के आंकड़ों में उछाल दर्ज की गई है। प्रवासियों की वापसी के साथ राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा मामले हो गए हैं। राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केस में से 30% मरीज ग्रामीण जिलों में है। डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, नागौर और पाली जैसे प्रवासी बहुल इलाकों में मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हालात सिर्फ राजस्थान में खराब हो रहे हैं, देश के अन्य राज्यों की भी कमोबेश यही स्थिति है। ओडिशा के 11 जिले में 4.5 लाख मजदूरों की घर वापसी हुई तो राज्य के 80% से ज्यादा मामले ग्रामीण इलाकों में दर्ज किए गए। मामले की गंभीरता इस तथ्य से समझी जा सकती है कि जिस गंजम जिले में 2 मई तक कोरोना का एक भी मामला नहीं था, वो इलाका अब सबसे अधिक 499 मरीजों के साथ जूझ रहा है, जिसमें से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। इसी तरह केरल के कासरगोड और पल्लक्कड़ में मामलों की वृद्धि हुई है। 1 अप्रैल को बिहार में कोरोना के 24 पॉजिटिव केस आए थे और उनमें से 5 ग्रामीण क्षेत्र के थे। 1 मई तक संख्या 450 तक पहुंच गई और अभी बिहार के 4400 से अधिक मामले हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लगभग 20 लाख प्रवासी कामगार और अन्य फंसे हुए लोग बिहार पहुंचे। 2 लाख से अधिक लोग सड़क मार्ग से वापस आए। बिहार से सटे राज्य उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति है। करीब 30 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से वापस आए हैं। एक्टिव मामलों को देखें तो बस्ती और अमेठी जैसे छोटे जिले दूसरे और तीसरे पायदान पर आ गए हैं। राज्य में एक्टिव मामलों में से 70% से अधिक प्रवासी मजदूर से जुड़े हैं। शायद इन स्थितियों के मद्देनजर ही कई जगहों पर प्रवासियों को बहिष्कार भी झेलना पड़ रहा है। वो अपने गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। सभी नियमों का पालन करने के बाद भी वो अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई की है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि हम आपको 15 दिन का वक्त देना चाहते हैं ताकि आप देश भर में फंसे सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा सकें। अदालत ने राज्यों से कहा कि जो मजदूर वापस आ रहे हैं उनके लिए आवश्यक तौर पर रोजगार का इंतजाम किया जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 3 जून तक 4200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। करीब 1 करोड़ लोगों को उनके मूल निवास स्थान तक पहुंचा दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम राज्य सरकारों के संपर्क में हैं। केवल राज्य सरकारें अदालत को बता सकती हैं कि कितने प्रवासियों को अभी घर पहुंचाया जाना बाकी है और इसके लिए कितनी ट्रेनों की आवश्यकता होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई भी राज्य किसी भी संख्या में ट्रेनों के लिए अनुरोध करता है तो केंद्र सरकार 24 घंटे के भीतर मदद करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी राज्यों को अपनी मांग रेलवे को सौंपने के लिए कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 15 दिन का वक्त देते हैं ताकि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के परिवहन को पूरा करने की अनुमति दी जा सके।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को निजी अस्पतालों से पूछा गया कि क्या वे सरकार की सस्ती बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत कोरोना वायरस रोगियों का इलाज कम शुल्क पर पूरा कर सकते हैं। उधर देश भर के प्राइवेट अस्पतालों और चैरिटेबल अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की फ्री या कम कीमत में इलाज की याचिका पर केंद्र ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके कहा कि उसके पास निजी या धर्मार्थ अस्पतालों में कोरोना रोगियों को मुफ्त इलाज देने के लिए कोई वैधानिक शक्ति ही नहीं है। केंद्र ने कहा कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट कानून 2010 के तहत कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत यह अनिवार्य किया जाए कि सार्वजनिक भूमि पर चल रहे निजी अस्पताल कोरोना रोगियों के मुफ्त में इलाज करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोहराया कि इस तरह की नीतियों को केवल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मांगे गए जवाब में केंद्र ने कहा कि इससे निजी अस्पतालों के वित्तीय स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, इसलिए कोर्ट अस्पतालों की बात सुने। हेल्थ और भूमि प्रबंधन राज्य के विषय है, इसलिए राज्यों से पूछा जाए कि दरअसल प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र से निजी अस्पतालों की पहचान करने और ये पता लगाने के लिए कहा था कि क्या वे मुफ्त में या कम लागत में उपचार प्रदान कर सकेंगे या नहीं। इस पर केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने का वक्त मांगा था। अब केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया गया है। जनहित याचिका में दलील दी गई कि निजी अस्पताल कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं और केंद्र ने उन्हें उपचार के अधिकार तय करने के लिए अनपेक्षित अधिकार दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि काफी भारतीयों के पास कोई बीमा कवर नहीं है। उधर दिल्ली में अब कोरोना केस के रोज बढ़ते आंकड़े डराने लगे हैं। पिछले 3 दिनों में राज्य में कोरोना के 5000 मरीज सामने आए हैं। पिछले 2 महीने में पहली बार दिल्ली कोरोना के नए केसों के मामले में मुंबई से आगे निकल गई है। कोरोना केस के मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर आ गया है। दिल्ली में 28 मई से 3 जून तक हर रोज तकरीबन 1198 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस 3 जून को मिले जब राज्य में 1513 नए मामले सामने आए थे। 2 महीने में पहली बार दिल्ली में एक दिन में मुंबई से भी ज्यादा नए केस मिले हैं। वैसे देश में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में 9851 नए मामलों की पुष्टि हुई और 273 लोगों की जान चली गई है। देश में कुल मरीजों की संख्या 2,26,770 है। इनमें से 1,09,462 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि अर्थव्यवस्था को बचाए रखने की मजबूरी के कारण लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। केंद्र सरकार ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया कि 8 जून से अनलॉक 1 शुरू हो जाएगा। इसके तहत होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी है। आठ जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। शॉपिंग मॉल्स के लिए गाइडलाइंस। शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटने से रोकना होगा ताकि शारीरिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। सरकार ने कहा कि एलिवेटरों पर भी लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी। मॉल्स के अंदर दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन गेमिंग, आर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। एयर कंडीशनिंग 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40 से 70% रखने का निर्देश जारी किया गया है। रेस्टोरेंट के लिए नियम तय। रेस्टोरेंट परिसर, पार्किंग और आसपास के इलाकों में शारीरिक दूरी का ध्यान रखना जरूरी होगा। ग्राहकों की संख्या अधिक होने पर उन्हें वेटिंग एरिया में बैठाया जाएगा। पार्किंग के बाद कार की स्टीयरिंग, गेट के हैंडल को सैनिटाइज करना होगा। रेस्टोरेंट परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फ्लोर पर मार्किंग करनी पड़ेगी। लोगों के बैठने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेक अवे पर जोर देने की बात गाइडलाइंस में कही गई है। धर्मस्थलों के लिए दिशा निर्देश। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक सभी धर्मस्थल प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा वहां सिर्फ बिना लक्षणों वाले मास्क लगाए श्रद्धालु को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। श्रद्धालुओं को साबुन से हाथ पैर धोकर परिसर में जाने के लिए कहा गया है। किसी को भी प्रतिमाओं और धार्मिक पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी।
ऑडियो वीडियो के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ऊपर के लोग और ऐसे लोग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हो, वो काम पर जाने से बचें। वर्क प्लेस पर शारीरिक दूरी, सफाई, सैनिटाइजेशन की बात भी गाइडलाइंस में कही गई है। दफ्तरों के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरूरी है। यहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ा शोध और ऐसा घोटाला उजागर हुआ है जो कि चिकित्सा क्षेत्र की दुनिया की सबसे प्रभावशाली पत्रिकाओं में शुमार है। द लेसेंट ने मलेरिया ड्रग्स, क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर किए गए 4 लेखों के फर्जी शोध पत्र को वापस ले लिया है। इन लेखों का दावा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोरोना महामारी की लड़ाई में गेम चेंजर्स के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले HCQ के इस्तेमाल से रोगियों में मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसके बाद WHO ने भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब उसने भी ट्रायल फिर से शुरू करने पर सहमति दे दी है। मेडिकल रिसर्च जर्नल लैंसेट ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा से जुड़े विवादित रिसर्च पेपर को वापस ले लिया है। इस स्टडी का विश्लेषण करने वाली फर्म सर्जिसफियर ने स्वतंत्र आंकलन के लिए पूरा डेटा देने से मना कर दिया। अध्ययन में दावा किया गया था कि कोरोना संक्रमित मरीजों को हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवा देने से उनकी मौत का खतरा बढ़ सकता है। दुनिया भर में 100 से ज्यादा रिसर्चर ने स्टडी की सच्चाई के लिए WHO और दूसरी संस्थाओं से जांच करवाने की मांग की थी। मेडिकल रिसर्च जर्नल लैंसेट ने कहा कि नए घटनाक्रम के बाद हम प्राइमरी डेटा सोर्स की गारंटी नहीं ले सकते, इसलिए स्टडी वापस ले रहे हैं। लैंसेट की स्टडी के आधार पर ही पिछले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना के मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का ट्रायल रोक दिया था। हालांकि कुछ दिन बाद ही WHO ने फिर ट्रायल शुरू करने की इजाजत दे दी। WHO द्वारा हाइड्रोक्लोरोक्वीन ट्रायल रोकने के बाद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने उन खबरों को खारिज कर दिया था जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से दुष्प्रभाव की बात कही गई थी और अपना ट्रायल जारी रखा गया था। 22 मई को लैंसेट की स्टडी में कहा गया था कि कोरोना के मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देने से उनको जान का जोखिम बढ़ सकता है और इस दवा के गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कोरोना के मरीजों को इस दवा से कोई फायदा नहीं होने की बात भी रिसर्च पेपर में कही गई थी। हालांकि भारत समेत कई देशों का मानना है कि ये दवा कोरोना से बचाव में मददगार साबित हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि वो खुद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ले रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे के बीच मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन शुरू से ही सुर्खियों में रही। दुनिया में भारत इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत ने न सिर्फ कोरोना से प्रभावित अमेरिका और ब्राजील बल्कि दुनिया भर में तमाम देशों को ये दवा उपलब्ध कराई ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सके। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि कहीं इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के बढ़ते कद को रोकने के लिए साजिश तो नहीं की जा रही है। वो कौन है जो वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका को बचा नहीं पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर लॉकडाउन ने चाहे कितनी भी मुश्किलें पैदा की हों, लेकिन पर्यावरण के नज़रिए से बहुत कीमती सबक भी दिए हैं। आज पर्यावरण दिवस भी है। लॉकडाउन के दौरान कई शहरों की हवा को शुद्धता ऐसी मिली है जैसे कि शिमला और कुल्लू की हवा हो गई हो। शिमला कुल्लू जैसे हिल स्टेशनों में जैसी हवा होती है, वैसे ही कई शहरों की हवा बदल गई है। लोगों ने बेहतर पर्यावरण को महत्व को सीधे तौर पर महसूस किया। हालांकि अब लोगों की चिंता ये है कि पर्यावरण में जो सुधार दिखाई दे रहा है उसे आखिर स्थायी कैसे रखा जाए। लॉकडाउन के दौरान ही देश में 115 में से लगभग 92 शहरों में हवा अच्छे स्तर पर रही, जबकि लॉकडाउन से पहले सिर्फ 50 शहरों की हवा ही इस क्वालिटी की थी। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने 16 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक के आंकड़ों के आधार पर ये बात कही। IIT दिल्ली, चीन की फुदान और शिंजे यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक लॉकडाउन के पहले महीने में 22 उत्तर भारतीय शहरों की एयर क्वालिटी बहुत बेहतर हुई। कई जगह तो इसमें 44% तक का सुधार देखा गया। इस मामले में दिल्ली में हवा की शुद्धता सबसे बेहतर पाई गई। रिसर्च के मुताबिक अगर हवा की शुद्धता इसी स्तर पर बनी रहे तो देश में 6,50,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है, जो प्रदूषण की वजह से हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। इसी तरह नासा की सैटेलाइट तस्वीरों से जानकारी मिली है कि लॉकडाउन के बीच हवा में घातक एरोसोल की मात्रा पिछले 20 सालों में सबसे कम पाई गई है। एरोसोल फेफड़े और दिल की बीमारी का मुख्य कारक होता है। लॉकडाउन में वाहनों के थमने, इंडस्ट्री और
व्यावसायिक गतिविधियों के बंद होने से हवा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पार्टिकुलेट मैटर का स्तर कम हुआ और हवा में घातक SO2 और NO2 गैसों का स्तर तेजी से घटा। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं और गंदगी पानी में नहीं घुला और नदियों के पानी की शुद्धता अपने सबसे बेहतरीन स्तर पर पहुंच गई। जिस गंगा और यमुना को साफ करने के नाम पर अरबों खर्च हुए, वो लॉकडाउन से पहले के मुकाबले स्वच्छ और निर्मल नजर आई। कोरोना लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण काफी हद तक कम हुआ, तो निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल के चलते होने वाली कई बीमारियां जैसे दमा और ब्रोंकाइटिस की दर में बहुत कमी आई। ब्यूरो रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं देश की बात। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आपके सामने हाजिर होंगे तो सियासत की वो तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे जो कोरोना महामारी के इस महासंकट के दौरान भी जारी है। अर्थव्यवस्था के बिगड़ने से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा बात करेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप और उनके अपने रक्षा मंत्री के बीच ठन गई है। सीधे लिए चलते हैं आपको अब गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 19 जून को होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। गुरुवार को 2 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद अब एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। इस तरह पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस के 8 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। सबसे पहले मार्च में कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इस गुरुवार को 2 विधायक अक्षय पटेल और जीतू चौधरी ने इस्तीफा दिया। अब विधायक ब्रजेश मेरजा ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य में राज्यसभा के लिए 4 सीटों पर नेता चुने जाएंगे। इनके लिए बीजेपी के 3 और कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा है। अब तक के गणित के लिहाज से बीजेपी सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस के 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब तीसरी सीट पर भी उसका पलड़ा भारी होता दिख रहा है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की दरकार होती है। इस समय सदन में बीजेपी के 103, कांग्रेस के पास 65 और विधायक बचे हैं। पहले कांग्रेस विधायकों की संख्या 73 थी, लेकिन 8 विधायकों के इस्तीफा के बाद ये संख्या कम हो गई है। इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। धीरे धीरे यदि आप कांग्रेस के भविष्य की ओर देखें तो एक के बाद एक उसको झटके लगने से एक और चिंता का विषय हो गया है कांग्रेस का भविष्य। गौरतलब है कि इसके पहले मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा था ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में, और अब जबकि वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है कि वो सिंधिया के वर्चस्व को कैसे कम करके दिखाए ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। अब गुजरात की बारी है। गौरतलब है कि इसके पहले गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी अच्छा माना गया था, क्योंकि इसके पहले कभी भी ये नहीं समझा जाता था कि कांग्रेस का कोई भविष्य वहाँ पर होगा। लेकिन अब एक के बाद एक ये टूटने से एक बड़ा खतरा सामने आ रहा है कांग्रेस के। और कुल मिलाकर यदि आप बीजेपी की नीति देखें, जो विस्तारवादी नीति कही जाती है, उसका एक लक्ष्य ज़रूर होता है किसी भी हाल में अपनी सरकार को बचाना और किसी भी हाल में बीजेपी का सरकार बनाना। एक खबर हमें ऐसी भी मिली है कि झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार के कई विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी के लिए सीटें बेहद अहम हैं और इसीलिए बीजेपी एक एक सीट पर वो तमाम समीकरण बिठा रही है ताकि वो किसी भी हाल में राज्यसभा के सीटों को अपने हाथों से नहीं जाने दे। बहरहाल फरवरी में दिल्ली में हुई हिंसा की बात करते हैं। इसको लेकर पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद एक बार फिर से सियासी हंगामा जारी है। पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ने धर्म के आधार पर पक्षपाती कार्रवाई करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि उन्हें मुस्लिम होने की सज़ा मिल रही है। जवाब में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की ओर से खुली चुनौती दी गई। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि आपसे निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने कई जगहों पर हिंसा भड़काई है। क्या है इस पूरे खेल का सच और किस तरह से हुई थी ये पूरी घटना, आप देखिए इस खास रिपोर्ट में।
दिल्ली हिंसा से जुड़ी चार्जशीट में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि ताहिर हुसैन ने कई जगहों पर हिंसा भड़काई। अदालत इस चार्जशीट पर 16 जून को सुनवाई करेगी, लेकिन उससे पहले सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान ने दावा किया कि दिल्ली दंगों में पुलिस केवल धर्म विशेष के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बनाया है, जबकि पूरा देश जानता है कि दंगे किसने कराए हैं। असल दंगाइयों से पुलिस ने अभी तक पूछताछ नहीं की है। मुझे लगता है कि ताहिर हुसैन को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिली है। अमानुतुल्लाह के इस ट्वीट पर सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कपिल मिश्रा ने ट्वीट का जवाब ट्वीट से देते हुए कहा, ये बात केजरीवाल क्यों नहीं बोलते कि ताहिर हुसैन को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिली है। तुम और केजरीवाल मिलकर मुसलमानों को मूर्ख बना रहे हो, दंगों की साजिश कर रहे हो। अपने इस ट्वीट में कपिल मिश्रा ने अमानुतुल्लाह को ये भी चेतावनी दी कि अगले 24 घंटे में यही बात वो अरविंद केजरीवाल से बुलवाकर दिखा दे कि ताहिर हुसैन को मुसलमान होने की सजा मिली है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या ताहिर हुसैन ने करवाई। ताहिर पर हिंसा की रूपरेखा तैयार करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इस बात का भी दावा किया कि हिंसा फैलाने के लिए ताहिर ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए। ब्यूरो रिपोर्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के कैंपेन की शुरुआत की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए इसी महीने चुनाव होना है। इसके लिए भारत भी दावेदार है। इस दौरान विदेश मंत्री ने एक पुस्तिका लॉन्च की जिसमें भारत की प्राथमिकताओं का जिक्र किया गया है। इसे एक तरह से आप भारत का घोषणा पत्र कह सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस नई भूमिका के लिए वैश्विक 5S यानी सम्मान, संवाद, सुरक्षा, शांति और समृद्धि के वैश्विक लक्ष्यों के लिए काम करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ उस कारण को भी बताया जिस कारण भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट चाहता है। इसके लिए विदेश मंत्री ने सम्मान, डायलॉग यानी संवाद, शांति और विकास को मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जिस तरह का माहौल है, इसमें भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। दुनिया की कई संस्थाओं में लंबे वक्त से कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोरोना की समस्याओं ने ऐसी बातों को साफ कर रख दिया है जो पहले कभी नहीं थी। दुनिया के सामने पारंपरिक और गैर पारंपरिक कई तरह की चुनौतियां हैं जिन्हें अब समझने और उनसे निपटने का वक्त आ गया है। इन चुनौतियों में खास है आतंकवाद, जो कि एक बड़े उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए 17 जून को मतदान होना है। एशियाई देशों से इस बार भारत इस सीट का प्रमुख उम्मीदवार है और उसकी जीत पक्की भी मानी जा रही है। चयन के बाद भारत 2 साल तक अस्थायी सदस्य इसका बना रहेगा और उसके बाद स्थायित्व उसे मिल सकता है। इस सदस्यता के साथ ही भारत का जो एक से है पूरे विश्व में काफ़ी बढ़ जाएगा और भारत का वर्चस्व जो है वैश्विक राजनीति में वो काफ़ी बढ़ जाएगी। उत्तर भारत और चीन के बीच पिछले करीब 1 महीने से पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव की स्थिति है। इसे सुलझाने के लिए दोनों पक्षों की शनिवार को अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन इससे पहले सीमा पर गतिविधियां काफी बढ़ी हुई हैं। भारतीय सेना ने पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और एयरफोर्स भी अलर्ट पर है। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत 6 जून को होगी। खबरों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में अक्साई चिन इलाके में चीन के लड़ाकू विमानों की हलचल बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना उनकी हरकतों पर नजर बनाए हुए है और उसने भी इलाके में अपनी गश्त बढ़ा दी है। चीन की वायुसेना सीमा के करीब युद्धाभ्यास कर रही है और उसके विमान सीमा पर 10 किलोमीटर के नो फ्लाई जोन के दायरे में नहीं आए हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने वहां अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। लद्दाख क्षेत्र में भारतीय वायुसेना बेहतर स्थिति में है। श्रीनगर और चंडीगढ़ एयरबेस से शॉर्ट नोटिस पर वायुसेना के लड़ाकू विमान पूरे ईंधन और हथियारों के साथ उड़ान भर सकते हैं। दूसरी ओर चीन के एयरबेस बेहद ऊंचाई पर स्थित है, जिससे उसके विमान ज्यादा पेलोड और ईंधन ले जाने में सक्षम नहीं है। चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है।
खासकर उत्तराखंड और सिक्किम सीमा पर सेना ने अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजा है। ऐसी खबरें हैं कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सीमा पर चीन ने भारत को उकसाने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय जवान पूरी मुस्तैदी से चीन को जवाब दे रहे हैं। सीमा पर तैनाती बढ़ाने का पूर्वी लद्दाख में होने वाली लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत से कोई सीधा संबंध नहीं है। चीन की तरफ से सेना की बढ़ती तैनाती के मद्देनजर भारत ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। भारत ने पूरी एलएसी पर गश्त सैनिकों की तैनाती और निगरानी के लिए यूएवी का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। लद्दाख में जारी तनातनी से दूसरे सीमावर्ती राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चीन की ये हरकत कोई नई नहीं थी, बल्कि 5 मई को जब भारत और चीन की सेना आमने सामने आई और एक तरह से भिड़ंत हुई, उसके 15 दिन पहले लगभग चीन ने अपनी हरकतें वहाँ शुरू कर दी थी। और जो चीन ने जितना काम किया है उस सीमा पर, उसको देखकर ये लगता है कि लगभग 1.5 महीने से वो वहाँ पर टिका हुआ था, उसके सैनिक टिके हुए थे और लगातार काम कर रहे थे। इसको लेकर अब एक प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या भारतीय इंटेलिजेंस का एक ये फेल्योर था जो चीन की साजिश को पहले नहीं समझ पाई। दरअसल मामला यूं हुआ कि पूरा देश जब कोरोना के लड़ाई से जूझ रहा था, लॉकडाउन था पूरी तरह से, उसी का फ़ायदा चीन ने उठाया और चीन धीरे धीरे भारत के क्षेत्र में घुस आया। अब भारत ने जब वो 2 किलोमीटर पीछे जा चुका है, भारत अपने हिस्से के तमाम जो विकास कार्य हैं उसमें बहुत तेज़ी ला दी है। और अब कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरह से चीन की सेना को इस तरह के अतिक्रमण से तमाम उन सीमाओं पर रोका जाए जो चीन से लगती हैं। पर चीन का खेल कुछ और भी है। चीन एक तरह से नेपाल का भी उपयोग या कहें दुरुपयोग करना चाहता है, क्योंकि नेपाल और चीन के बीच और भारत और चीन के बीच नेपाल एक बफर स्टेट के रूप में कहा जा सकता है, बफर कंट्री के रूप में कहा जा सकता है, जो नेपाल के लिए नेपाल की भी जो सामरिक स्थिति है उसे तो बहुत महत्वपूर्ण बनाती ही है। भारत के लिए एक बड़ी राहत की बात हुआ करती थी, लेकिन चीन धीरे धीरे नेपाल पर अपना कब्जा चाहता है, खासकर आर्थिक, ताकि वो उसके बहाने भारत को कंट्रोल कर सके। और जब नेपाल ने नए नक्शे की घोषणा की और उस पर विवाद चल रहा था तभी, और कोरोना की महामारी से जब भारत लड़ रहा था तभी चीन ने ये हरकत की है। लेकिन चीन की हरकत महज एलएसी लद्दाख के एलएसी पर ही नहीं है, बल्कि तमाम अन्य उन राज्यों पर भी चीन के खतरे को समझा जा सकता है जो कि उससे लगते हैं, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो। ऐसे में इस बार सरकार ने जो पुख्ता इंतज़ाम किए हैं वो इंतज़ाम कुछ ऐसे हैं जो उन तमाम राज्यों के सीमाओं को एक तरह से पूरी तरह से मुस्तैदी से सुरक्षित किया जाएगा। जैसे जैसे मौसम बदलता है, चीन उन मौसमों के हिसाब से उन राज्यों में कुछ मीटर कुछ किलोमीटर तक अंदर आता रहता है। जैसे ठंड आती है तो अरुणाचल प्रदेश में लगभग वो 7-8-10 किलोमीटर तक अंदर आता है, क्योंकि उस वक्त उस बर्फ़ में एक ऐसे कीड़े का जन्म होता है जिसे माना जाता है कि उसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और उसको लेने के नाम पर चीन के सैनिक घुस आते हैं और एक लाल रंग से वो बर्फ़ पर निशान बना देते हैं और कहते हैं आज से चीन यहाँ तक है। फिर भारतीय सेना उनको पीछे भगाती है। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन की ये हरकतें बहुत लंबे समय से चल रही हैं। उसके विस्तारवादी की नीति जो है वो अपने आप में इतनी ख़तरनाक नीति है जो कि पड़ोसियों को शांति से नहीं रहने दे सकती। ऐसे में चीन न केवल अपने पड़ोसियों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, बल्कि अमेरिका जैसे देश के लिए भी वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। और इसीलिए बार बार आजकल ट्रंप जो है वो चीन के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ तक कि कोरोना महामारी का पूरा उत्तरदायित्व भी चीन पर डाल दिया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जब हम बात कर रहे हैं तो आजकल वो किसी और बात के लिए भी चर्चा में हैं। गौरतलब है कि अमेरिका पूरी तरह से जल रहा है। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद खूब हिंसा भड़की हुई है, जिसको रोकने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबके सामने आए और उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो वो सेना का ज़बरदस्त उपयोग करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की इस भाषा से तुरंत चीन की वो घटना भी याद आ गई जब बच्चों ने प्रदर्शन किया था तो चीन ने उनके ऊपर टैंक चलवा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि चीन का विरोध करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वो चीन को शायद फॉलो करते हैं। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस बात से उनके और उनके रक्षा मंत्री के बीच ठन गई है। उनके रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा है कि
इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना की तैनाती का विरोध किया है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सड़कों पर सेना की तैनाती की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमने कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी हैं और ज़रूरी हुआ तो सड़कों पर सेना तैनात रहेगी। उधर पूर्व रक्षा मंत्री मैटिस ने ट्रंप की तुलना नाजी से की है। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद भड़की हिंसा को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के बीच ठन गई है। रक्षा मंत्री एस्पर ने सड़कों पर प्रदर्शनों को दबाने के लिए सेना का पूरी तरह इस्तेमाल करने की ट्रंप की चेतावनियों से दूरी बना ली है। एस्पर ने कहा है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती अंतिम विकल्प के रूप में की जानी चाहिए। साथ ही बेहद जरूरी और आपात स्थिति में सेना का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि अगर राज्य के गवर्नर हिंसा नहीं रोक सके तो वो सभी उपलब्ध सैन्य बलों का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि रक्षा मंत्री का बयान उनके लिए झटका है। उधर अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने डोनाल्ड ट्रंप की तुलना नाजी से की है। मैटिस ने उन्हें देश को बांटने वाला अमेरिका का पहला राष्ट्रपति करार दिया। साथ ही प्रदर्शनों को दबाने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की जा रही है। बीते 4 दिनों में वॉशिंगटन डीसी में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर झड़प हुई, जिसमें कथित तौर पर ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के 50 एजेंट भी घायल हो गए। इसके बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस की सुरक्षा का जिम्मा नेशनल गार्ड और सेना को सौंप दिया था। अश्वेत अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद अमेरिका के 140 शहरों में प्रदर्शन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। देश की बात के आखिरी पड़ाव पर हम हैं और अब बात करते हैं देश और दुनिया के खास इतिहास की। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 5 जून द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान की नाजी तिकड़ी वाले देशों की राजधानियों में से मित्र सेनाओं के कब्जे में आने वाला पहला शहर रोम था। रोम वासियों ने सड़कों पर उतरकर मित्र सेनाओं का पूरे जोश से स्वागत किया था। सड़कों के दोनों तरफ खड़े आम लोगों ने सैनिकों पर फूल बरसाए थे और उन्हें फूल भेंट किए और उनके समर्थन में नारे लगाए थे। और आज ही के दिन 5 जून 1967 को इजराइल ने मिस्र पर हमला किया और उसके 400 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए थे। युद्ध तो इजराइल और मिस्र सीमा पर शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही ये कई और अरब मुल्कों तक फैल गया था। इस युद्ध को 6 डे वॉर नाम दिया गया था। इजराइल का मानना था कि मिस्र उस पर हमले के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। और आज ही के दिन साल 1977 में पहले एप्पल II कंप्यूटर की बिक्री शुरू हुई थी, जिसे दुनिया के पहले व्यवहारिक पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। इसे स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने अप्रैल में एक कंप्यूटर फेयर में प्रदर्शित किया था। और यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे और आपके दिलों पर राज करने के लिए कौन सा सितारा सबसे ज़रूरी है, आप कई और फिल्मी सितारों का नाम ले सकते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि प्रकृति और ये पर्यावरण और प्रकृति हैं, तभी हम सब जिंदा हैं। तो आज प्रकृति जो कि सब सुपरस्टार है, उसकी हम बात करेंगे। दुनिया में बढ़ती दौड़ धूप की वजह से लगातार जैसे हमने प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, इसके चलते समय समय पर इंसानों को तरह तरह की नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी भी उसी का एक नतीजा है। लोगों को जागरूक करने के लिए इस पर कई काम हुए, कई NGO ने काम किए, कई संस्थानों ने काम किए। इन्हीं विषयों पर सिनेमा भी बहुत आगे रहा। सिनेमा भी कई तरह से प्रकृति की खूबसूरती को न केवल दर्शाने के लिए बल्कि प्रकृति को बचाने के लिए भी काफ़ी कुछ काम किया। और कई ऐसी फिल्में बनी जो संदेश देती हैं कि हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए चल रहे सरकारी और गैर सरकारी अभियानों में बढ़ चढ़कर कैसे हिस्सा लेना चाहिए। ये फिल्में बताती हैं कि अगर हम अब भी जागरूक नहीं हुए तो भविष्य में हमें किन किन प्राकृतिक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। उपकार हो, हाथी बरसाती, कड़वी हवा,
फ्लाइंग जेट और रोबोट 2.0 और वारदात कुछ ऐसी ही फिल्में हैं। इसके अलावा तमाम वो फिल्में, मैं तो उन सभी फिल्मों को मानती हूँ जिसमें आप अपने मनचाहे सितारों को खूबसूरत वादियों में घूमते देखते हैं और आपका दिल करता है कि आप वहाँ जाएं। तो जाहिर सी बात है कि इसी वजह से करता है कि आपको वहाँ की प्रकृति बहुत पसंद आती है, वहाँ का जो पर्यावरण है वो सबसे अच्छा लगता है। इसीलिए हर किसी की ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत जगहों पर जाकर घूमें, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने घर से ही अपने प्रकृति, अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश जारी रखें। तो इस गुजारिश के साथ कि आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जिस तरह से आपसे बन पड़ेगा, आप ज़रूर हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय करेंगे। कुछ और नहीं तो आप कुछ पेड़ ही लगा दें, या फिर जो पेड़ आपके पास हैं उनकी सुरक्षा करें। घर में पानी आता है उसका उपयोग बहुत सोच समझ कर करें। यहाँ तक कि आप चाहें तो चाहे वो बिजली हो, चाहे वो आप गर्मी का मौसम है, आप एसी कम चला सकते हैं, आप पंखे से काम चलाने की कोशिश करें, कुछ देर के लिए ही सही। आप कुछ देर के लिए अपनी बत्तियां बुझा कर रख सकते हैं। ये सब छोटी छोटी कोशिशें भी हमारे पर्यावरण को बहुत ही खूबसूरत बनाए रखने में मदद करेंगी। लॉकडाउन ने ये दिखा दिया है कि यदि पर्यावरण का ख्याल रखा जाए तो ये कितना खूबसूरत हो सकता है, पानी कितना शुद्ध हो सकता है, हवा कितनी शुद्ध हो सकती है। ये हमें करना होगा अपने लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे और एपीएन ने भी ख़ास मुहिम चला रखी है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। इस मुहिम में भी आप हिस्सा बने। आप जिस तरह से भी पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें लिख कर भेजें, हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस वादे के साथ कि आप और हम मिलकर अपने इस पर्यावरण को बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।